दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज ढल रहा था। झेलम नदी के किनारे फैली सुनहरी रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। लाल मंडी की सड़क पर एक दुबला-पतला आदमी बहुत धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। उसने धूसर रंग का लंबा कुर्ता पहन रखा था और उसके कंधों पर पुरानी ऊनी चादर ढकी हुई थी। दूर से देखने पर वह किसी साधु जैसा लगता था। उसका नाम था वासुदेव। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो लगा था जैसे वह किसी पुराने इतिहास की किताब से निकलकर चला आया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कोई गहरी खोज चलती रहती थी। उस समय मैं श्रीनगर में अपने मित्रों के साथ रहता था। वासुदेव पिछले कुछ महीनों से वहीं ठहरा हुआ था। वह हर रोज पुराने मंदिरों, संग्रहालयों और खंडहरों में घूमता रहता। उसे खासकर प्राचीन मूर्तियों से बड़ा लगाव था। उस दिन भी वह संग्रहालय से लौट रहा था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कहो वासुदेव जी, आज फिर इतिहास में खोए हुए थे क्या? वह हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बड़ी अजीब थी, होंठ थोड़ा टेढ़ा हो जाता था और आंखें सिकुड़ जाती थीं। धीरे से बोला, आज एक टूटी हुई मूर्ति देखी। केवल उसके चरण बचे थे। इतना कहकर वह चुप हो गया। उसकी आवाज धर्रा गई थी। लगता था जैसे वह सचमुच उस मूर्ति के दर्द को महसूस कर रहा हो। हम दोनों साथ साथ घर की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, जानते हो पहले देवताओं की पूरी मूर्तियां नहीं बनाई जाती थीं। केवल चरण बनाए जाते थे। लोग उन्हीं चरणों में पूरा विश्वास देख लेते थे। मैं उसकी ओर देखता रहा। उसे देखकर लगता था जैसे वह वर्तमान में नहीं, किसी बीते युग में जी रहा हो। वासुदेव पूरे भारत में घूम चुका था। उसने पैदल यात्राएं की थीं। वह कभी किसी पुराने बौद्ध विहार में बैठा मिलता, कभी किसी नदी के किनारे ध्यान करता दिखाई देता। सारनाथ में उसने कई महीने बिताए थे। वह घंटों पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता। उसने एक बार मुझसे कहा था, जब हवा पत्तों को छूती है तो लगता है जैसे कोई पुरानी वाणी फिर सुनाई दे रही हो। वह पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसमें विद्वानों वाला घमंड नहीं था। उसे राजनीति, बहस या दुनियादारी में कोई रुचि नहीं थी। हमारे बीच देश की आज़ादी, नेताओं और समाज की बातें होती रहती, पर वह चुपचाप बैठा सुनता रहता। मेरे दोस्त अक्सर कहते, यार ये आदमी आखिर चाहता क्या है? मैं हंसकर कह देता, शायद शांति। उन दिनों श्रीनगर में बड़ा उत्साह था। देश के एक बड़े नेता शहर आने वाले थे। जगह जगह सजावट हो रही थी। नदी के किनारे भीड़ जमा होने लगी थी। हम सबने तय किया कि नावों का जुलूस देखने चलेंगे। मैं वासुदेव को लेने गया। वह फिर संग्रहालय में बैठा था। मैंने कहा, जल्दी चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या मेरा जाना बहुत जरूरी है? उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। पूरा शहर उत्साह में डूबा था और उसे कोई उत्सुकता नहीं थी। लेकिन फिर वह मेरे साथ चल पड़ा। हम पुल के पास जाकर खड़े हो गए। चारों ओर लोगों का सैलाब उमड़ रहा था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई खुशी से झूम रहा था। जब नेताओं की नाव सामने आई तो पूरा वातावरण नारों से गूंज उठा। फूल हवा में उड़ने लगे। मैंने उत्सुकता से वासुदेव की ओर देखा। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। न उत्साह न आश्चर्य। मेरे एक मित्र ने पूछा, कैसे लगे आपको? वासुदेव हल्का सा मुस्कराया, अच्छे हैं। बहुत अच्छे, बस इतना ही। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए वापस संग्रहालय जाना चाहता हूं। हम सब हैरान रह गए। मेरे दोस्त बोले, ये आदमी सचमुच अजीब है।
मैंने उसका पक्ष लेते हुए कहा, हर इंसान दुनिया को अलग तरह से देखता है। लेकिन सच कहूं, उस दिन पहली बार मुझे भी लगा कि वासुदेव शायद लोगों से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया में रहता है। उसी समय मेरी छोटी मौसेरी बहन नीलिमा हमारे घर आई हुई थी। वह बहुत चंचल लड़की थी। हंसना मजाक करना उसकी आदत थी। एक दिन वह मेरे पास आई और हंसते हुए बोली, तुम्हारे दोस्त ने मुझे उपहार दिया है। क्या? उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें चांदी के सुंदर झुमके चमक रहे थे। मैं चौंक गया। वासुदेव ने दिए। नीलिमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, बड़े शर्मीले हैं तुम्हारे मित्र। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वासुदेव नीलिमा की ओर खींचता जा रहा था। जब नीलिमा उससे बात करती, उसके कान लाल हो जाते। एक रात मैंने खिड़की से बाहर देखा। चांदनी फैली हुई थी। दूर चिनार के पेड़ों के नीचे वासुदेव और नीलिमा धीरे धीरे टहल रहे थे। मुझे चिंता होने लगी। नीलिमा के लिए यह केवल मजाक था, लेकिन वासुदेव बहुत भावुक इंसान था। कुछ दिनों बाद वासुदेव वापस सारनाथ चला गया। उसके जाने के बाद कभी कभी पत्र आते रहे। उसके पत्र बहुत छोटे होते थे। वह लिखता, आज एक पुराना ग्रंथ पढ़ा। आज नदी किनारे बैठा रहा। आज बहुत शांति महसूस हुई। समय बीतता गया। देश बदल रहा था। शहर बदल रहे थे। लोग बदल रहे थे। लेकिन वासुदेव नहीं बदला। वह अब भी वही शांत, अकेला आदमी था जो इतिहास और आत्मा की दुनिया में जीता था। कई साल बाद वह अचानक दिल्ली में मिला। उसके बाल सफेद होने लगे थे, मगर चेहरे की मुस्कान वैसी ही थी। हम देर तक बातें करते रहे। मैंने उससे कहा, तुमने जीवन में कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम इतने पढ़े लिखे हो। वह मुस्कराया। हर आदमी का रास्ता अलग होता है। मैंने पूछा, और नीलिमा? उसने कुछ पल मेरी ओर देखा, फिर बहुत धीरे से बोला, कुछ लोग जीवन में आते हैं केवल हमें बदलने के लिए। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। मुझे लगा शायद उसने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। कुछ महीनों बाद उसका पत्र आया। उसने लिखा था कि वह अपने गांव लौट रहा है। कई वर्षों बाद। पत्र के अंत में केवल एक पंक्ति थी, शायद आदमी जितना दूर चला जाए, अंत में लौटता वहीं है जहां से उसकी आत्मा चली थी। मैं देर तक वह पत्र हाथ में लिए बैठा रहा। बाहर शाम उतर रही थी और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि वासुदेव जैसा आदमी वास्तव में किसी एक जगह का नहीं होता। वह समय के पार जीता है। यादों में, इतिहास में, और उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कभी उसकी शांत आंखों में झांक कर देखा हो।